हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का वक्त था। चांद अपनी रोशनी के साथ पूरे आसमान पर छाया हुआ था। जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक घुप अंधेरे ने खौफ और हिरास फैलाया हुआ था। ऐसे माहौल में आधी रात सुनसान सड़कों पर कुछ लोग चलते फिरते दिखाई देते हैं। दर हकीकत ये लोग नहीं होते, ये तो कुछ ऐसी मखलूक़ात होती हैं जो अपने कहर का जाल फैलाए पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेते हैं। अगर ये मखलूक़ात हमें दिखाई देने लगें तो हम में से कोई भी इंसान बग़ैर खौफ के जी ही ना सकेगा। ये एक ऐसा खौफ है जो अनदेखा है, और जिन लोगों पर यह ज़ाहिर हो जाता है वो लोग इसके कहर से हमेशा खौफज़दा रहते हैं, और जिन लोगों ने उनको कभी नहीं देखा या उनसे कभी पाला नहीं पड़ा तो वो लोग हमेशा उनके होने से इनकारी रहते हैं। ऐसी एक कहानी मेरी ज़िंदगी की है। जब तक मैंने भी ऐसी मखलूक को नहीं देखा था और मेरा सामना ऐसी मखलूक से नहीं हुआ था, मैं भी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मगर जैसे ही मेरी आंखों के सामने एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसे देखकर मेरी रूह फना हो गई, तो मुझे भी यकीन करना पड़ा कि ऐसी मखलूक़ात होती हैं। आज मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जिन, भूत, प्रेत जैसी मखलूक़ात होती हैं। ये उन दिनों की बात है जब मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका था। मेरी छोटी सी बच्ची थी। अपनी बीवी के इंतकाल के बाद मैं अकेला ही अपनी बेटी को पाल रहा था कि एक दिन अचानक मेरी बेटी एक खूबसूरत हसीना को अपने साथ ले आई और कहने लगी, इसको इसकी सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया है, इसे अपने घर में पनाह दे दे। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उस हसीन लड़की को ना सिर्फ अपने घर में पनाह दी बल्कि उसे अपना नाम देकर अपनी शरीके हयात भी बनाया था। लेकिन आसमान तो मेरे सर पर तब टूटा जब जान निकल गई, क्योंकि वो तो हर रात की तरह आज भी मेरी बीवी 12 बजे के बाद तैयार होकर घर से बाहर निकली। मेरी बीवी हर रोज़ पता नहीं तैयार होकर कहाँ जाती थी। जब भी मैं उससे पूछता तो वो कोई ना कोई बहाना बना लेती। मुझे बहुत परेशानी होने लगी। मैं रोज़ इस बात पर खुद से वादा करता कि आज मैं नहीं सोऊंगा और इस राज को जानकर ही रहूँगा कि मेरी बीवी आखिर जाती कहाँ है। लेकिन ना जाने जब उसके जाने का वक्त होता मुझे इतनी नींद क्यों आने लगती थी। ऐसे लगता था जैसे नींद का गलबा पूरी तरह मेरे दिमाग पर छा जाता हो। मेरी पहली बीवी के मर जाने के बाद मैंने उससे शादी इसलिए की थी कि मेरी बेटी को माँ का प्यार मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये किसी और को पसंद करती थी और रात को अपने आशना से मिलने जाती थी, क्योंकि मेरी बीवी बहुत हसीन और जमील थी। उसकी खूबसूरती की कोई इंतहा न थी। मेरे दिल में ये शक बैठ गया कि ये इतनी खूबसूरत है तो लाजमी इसका कोई ना कोई अफेयर होगा, और रात को 12 बजे ये बिस्तर से उठकर उसे ही मिलने जाती होगी। मैं इस रात से पर्दा उठाना चाहता था। एक रात मैंने सोने का बहाना किया। अब मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी कमरे में मेरे साथ आकर बेड पर लेट जाती है। मगर जैसे ही 12 बजे मेरी बीवी उठी और तैयार होने लगी, मैं सोने का नाटक करता रहा। उसने कपड़े वगैरह तब्दील किए और तैयार होकर बाल खोले और घर से बाहर निकल गई। जैसे ही वो घर से बाहर निकली तो मैंने भी जल्दी से उसका पीछा करना चाहा। मैं छुपकर उसका पीछा करने लगा। वो चलते चलते एक सुनसान सड़क पर निकल गई। मैं भी उसके पीछे पीछे सुनसान सड़क पर चला गया। उस सुनसान सड़क पर घुप अंधेरा था। हर तरफ खौफनाक सी आवाज़ें फैली हुई थी। जैसे ये सुनसान सड़क पर मैंने कदम रखा तो तेज़ आंधी और तूफ़ान ने मुझे आ घेरा। हर तरफ गर्दो गुबार फैल गया। सामने खड़ा कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। इसी असना में मुझे मेरी बीवी भी धुंधली सी नज़र आने लगी। मैंने जल्दी से अपनी आंखों को मलते हुए सामने देखा तो वो सुनसान सड़क पर चलती जा रही थी। जैसे ही मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की तो धूल मट्टी मेरी आंखों में जाने लगी।
میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور ان کو تیزی سے ملنے لگا۔ میں اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں اپنی آستینوں سے صاف کیں تاکہ مجھے کچھ دکھائی دینے لگے۔ میں نے جب اپنی آنکھیں صاف کیں تو سامنے دیکھا، مجھے اپنی بیوی سنسان سڑک کے آخر میں ایک ویران گھر تھا جو بالکل ہی بیابان تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس ویران گھر میں صدیوں سے کوئی نہیں آیا۔ لمبے لمبے جالے لٹک رہے تھے۔ تیز آندھی نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ آندھی میں طرح طرح کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ ڈر کے مارے جب میں نے اپنا قدم آگے بڑھایا تو میں نے اپنی بیوی کو اس ویران گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ جیسے ہی میں نے اپنا قدم گھر کے اندر رکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا نام عبداللہ ہے اور میں گجرات شہر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابا ایک اسکول کے چپڑاسی تھے۔ گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ ابا نے مجھے اپنے ہی اسکول میں داخلہ دلوا دیا اور میں دل لگا کر پڑھنے لگا۔ اب ابا کے سارے خواب مجھ سے جڑے تھے۔ ابا کی آنکھوں کا میں واحد تارا تھا۔ میں اپنے ابا کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں دل لگا کر اپنی پڑھائی کر رہا تھا اور ہمیشہ کلاس میں اول آتا۔ میرے دوست اور اساتذہ مجھ سے بہت خوش تھے۔ گھر میں کسی بھی قسم کی سہولت نہ ہونے کے باوجود بھی میں بہت اچھی پڑھائی کر رہا تھا۔ میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا تھا۔ آج جب میں صبح اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو ابا کا دل نہ جانے کیوں بوجھل تھا۔ ابا ہم سے کہہ رہے تھے کہ میرا دل آج بہت گھبرا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں بھی چھٹی کر لوں اور عبداللہ کو بھی چھٹی کروا لوں۔ اماں ابا سے کہنے لگیں، ایک چھٹی کرنے پر آپ کی تنخواہ کٹ جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ چھٹی نہ کریں اور ڈیوٹی پر چلے جائیں تاکہ تنخواہ پوری ملے تو گھر کا خرچہ کر لیں، نہیں تو گھر کا خرچہ کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ ابا اماں کا منہ دیکھنے لگے اور ساتھ ہی کہنے لگے، بول تو تم ٹھیک رہی ہو، خواہ مخواہ ایک چھٹی کرنے سے تنخواہ کٹ جائے گی۔ ابا بد دلی سے اسکول کے لیے تیار ہونے لگے۔ میں نے اور ابا نے اکٹھے ہی ناشتہ کیا اور ابا کی سائیکل پر سوار ہو کر اسکول کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں بھی ابا مسلسل مجھے ایک ہی بات کہے جا رہے تھے کہ آج میرا من نہیں کر رہا، نہ جانے کیوں اتنی بے چینی ہو رہی ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی اتنے سالوں میں مجھے اس طرح کا خوف نہیں آیا۔ میں ابا کو تسلی دینے لگا کہ ابا اسکول تو جانا ہی ہے، ڈرنے والی کون سی بات ہے، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہم ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹتے ہوئے اسکول جا پہنچے تو میں اسکول کے اندر اپنی کلاس لینے کے لیے چلا گیا۔ میرے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے، جس کی وجہ سے مجھے ٹیسٹ دینے کے لیے اسکول جانا پڑ رہا تھا۔ میں اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے ٹیسٹ ہال میں چلا گیا اور ابا باہر اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہو گئے۔ جب میں اندر ٹیسٹ ہال میں جا رہا تو میرا بھی دل بہت گھبرا رہا تھا اور میں دوبارہ ابا کے پاس گیا اور جا کر ابا کو گلے لگاتے ہوئے رو پڑا۔ ابا نے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے ابا سے کہا کہ میں نے آپ سے یہ بات نہیں کی، اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا بھی دل آج بہت گھبرا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے، خدا خیر کرے۔ ابا نے میرے سر پر پیار دیا اور مجھ سے کہا کہ پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ نہ جانے یہ کیسا انجانا خوف تھا جس نے ہم دونوں کے دلوں کو خوفزدہ کر رکھا تھا۔ معلوم نہیں کیا ہونے والا تھا۔ میں اپنی کلاس میں چلا گیا اور ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگا کہ اتنے میں پورے اسکول میں شور شرابہ اور بھاگ دوڑ مچ گئی۔ ہر طرف بہت زیادہ افراتفری مچ گئی۔ میں گھبرا کر ہال سے باہر نکلا تو باہر کا ماحول دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ باہر تو بہت زیادہ بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ کوئی کہیں بھاگ کر چھپ رہا تھا تو کہیں۔ سب لوگ اپنی جان بچا رہے تھے۔
मैं सबसे पूछता हुआ बाहर की तरफ भागने लगा। सबसे कह रहा था, क्या हुआ है, क्यों भाग दौड़ रहे हो? तो फिर एक स्टूडेंट ने मुझे जवाब दिया कि बाहर कुछ दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला कर दिया है, अफजल चाचा को भी गोलियां लगी हैं। उस स्टूडेंट का मुझे इतना कहना था कि मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने इतना सुना तो बेहोश होकर नीचे गिर गया, क्योंकि अफजल मेरे अब्बा का नाम था। ये जंग काफ़ी देर तक चलती रही। इस जंग में काफ़ी स्टूडेंट शहीद हुए और जिसमें मेरे अब्बा भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब्बा का डर खौफ हकीकत में हम लोगों से जुदा होने की तरफ इशारा कर रहा था। मैं इस कदर सदमे में था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। अम्मा जो इस सारे वाक़ये से बेखबर थीं, उनको उस हादसे का तब पता चला जब अब्बा की डेड बॉडी घर पहुंचाई गई। अम्मा पर तो जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। अम्मा सकते में चली गई। अम्मा को कोई होश ना थी। सब मोहल्ले वाले अब्बा की मौत पर गम का इजहार कर रहे थे और बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और सबके मुंह पर एक ही सवाल था कि अब्दुल्ला कहाँ है? अब्दुल्ला भी तो उसी स्कूल में पढ़ता था, अब्दुल्ला कहाँ है? जब सबके मुंह से ये सवाल अम्मा ने सुना तो अम्मा ने चीखें मार मार कर रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा कहाँ है? अम्मा पागलों की तरह मुझे ढूंढने लगी। इसी असना में स्कूल की एक टीचर ने अम्मा को बताया कि मुझे कुछ नहीं हुआ। अपने बाप की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से बेहोश हो गया था और अब मैं हॉस्पिटल में हूँ। अम्मा ने ये बात सुनी तो अम्मा भी बेहोश होकर गिर पड़ी। जैसे मुझे होश आया, डॉक्टर से छुट्टी ली और घर जाने की। मेरे कुछ असातिज़ा मेरे साथ थे जो कि मुझे घर तक छोड़ने आ रहे थे। जैसे ही मैं घर गया तो घर में कोहराम मचा हुआ था। पूरा मोहल्ला अब्बा की मौत को लेकर चीखों पुकार कर रहा था। कोई आंख ऐसी नहीं थी जो अब्बा के लिए गम में रो न रही हो। सब गम के मारे नढाल हो रहे थे। अब्बा अपने अखलाक की वजह से हर दिल अजीज थे। हर कोई अब्बा के लिए रो रहा था। मुझसे तो अम्मा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। अम्मा ने जैसे ही मुझे देखा तो मेरे सीने से लगकर बेतहाशा रोने लगी और कहने लगी, काश कि मैंने सुबह तुम्हारे बाप की बात मान ली होती तो आज तुम्हारा बाप हमें छोड़ कर ना जाता। बस कुछ बीती बातें इंसान को मज़ीद तोड़ देती हैं। अब्बा के भी कुछ आखिरी अल्फाज हमें तोड़ रहे थे। अब्बा का डर और खौफ बिल्कुल जायज़ था। अब्बा का गम ऐसा था कि उसे भुलाया नहीं जा सकता था। हम लोग घर में थे ही कितने, 3 लोग थे, जिनमें से एक अब्बा थे। मैंने अपने मैट्रिक का इम्तहान जैसे तैसे करके पास कर लिया। स्कूल वालों ने मेरे साथ बहुत रियायत बरती, क्योंकि अब्बा स्कूल की हिफाजत करते हुए शहीद हुए थे। इसलिए स्कूल वालों ने मेरे नाम का वजीफ़ा लगा दिया। अब मैं जितना भी पढ़ना चाहता, मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा मेरे स्कूल वाले उठाते। मैंने ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे। मेरे सीने पर लगी यह सबसे पहली चोट थी, जो कि मैंने अपने हाथों से अब्बा को दफनाया था। अब मैं खूब दिल लगाकर पहले से भी ज़्यादा मेहनत से पढ़ने लगा। मेरी अब कोशिश थी कि मैं जल्द अज जल्द पढ़ लिख कर किसी आला मुकाम पर पहुंच सकूं, क्योंकि मेरा वजीफ़े से मेरी पढ़ाई की ज़िम्मेदारी तो स्कूल वालों ने उठा रखी थी, लेकिन घर की ज़िम्मेदारी के लिए मुझे मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ रही थी। जो भी काम मिलता, छोटा मोटा जैसा भी, फ़ौरन से पहले कर लेता, क्योंकि मैं वाहिद अपने घर का कमाने वाला था। मैंने अपने मैट्रिक के पेपर बड़ी मेहनत से दिए और मैं उनमें पास भी हो गया। बहुत अच्छे नंबर आए थे। मैंने आगे तालीम जारी रखने का फ़ैसला किया। स्कूल वालों से मुझे एक छूट मिल गई थी। स्कूल वालों ने मुझसे कहा कि अगर तुम अपने अब्बा की जगह लगना चाहते हो तो मैट्रिक के बाद तुम अपने अब्बा की जगह लग सकते हो, लेकिन हम तुम्हें चपड़ासी की नहीं, अंदर स्कूल में क्लर्क की नौकरी देंगे। इससे मेरे 2 फ़ायदे होते। एक तो जो मुझे पढ़ाई के लिए वजीफ़ा लगाया हुआ था उसके पैसे भी मिलते रहते, और दूसरा तनख्वाह भी अलग से मिलती रहती। मैंने अपने प्रिंसिपल से कहा कि मैं आपको सोच कर बताऊंगा।
اپنے ہی اسکول میں ملازمت کرنا مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن میں نے حیثیت اور باقی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر اس کی نوکری کروں گا، تاکہ وظیفے کے ساتھ ساتھ مجھے تنخواہ بھی ملتی رہے اور میں اپنے گھر کو اچھے سے چلا سکوں۔ میں نے اماں سے مشورہ کیے بنا ہی اسکول میں حامی بھر لی۔ آج میں گھر پہنچا تو میں نے اماں سے بات کی کہ مجھے ایسے اسکول میں نوکری مل رہی ہے۔ اماں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اماں ابا کا غم ابھی تک بھول نہیں پائی تھی۔ میں نے اماں کو بڑے پیار سے سمجھایا اور آخر کار اپنی نوکری کے لیے رضامند کر لیا۔ اب میں اپنے اسکول میں ہی کلرک کی نوکری کرنے لگا اور اپنا گھر چلانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا گیا اور میں 23 سال کا نوجوان خوبصورت لڑکا بن گیا۔ اب اماں کو میری رشتے کی فکر ہونے لگی۔ اماں چاہتی تھی کہ میرے لیے خوبصورت نوجوان لڑکی کا رشتہ ملے، تو اماں فوراً ہی میری شادی کے لیے حامی بھر دے، کیونکہ اماں کو اپنا اکیلا پن کھائے جاتا تھا اور اماں اکثر بیمار رہتی اور مجھ سے کہتی تھی کہ میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں تمہارے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ اماں نے کئی عورتوں کو میرے رشتے کے لیے کہا ہوا تھا، لیکن کوئی بھی رشتہ ابھی تک ہمارے گھر نہیں آیا تھا۔ اماں روز بروز پریشان رہنے لگی اور کہتی کہ میں چاہتی ہوں تمہاری شادی اپنی زندگی میں کر دوں۔ اماں کو بہت سمجھاتا کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ہو جائے گی شادی بھی، اور آپ کہیں نہیں جانے والی، آپ تو میرے بچوں کو بھی کھلائیں گی اور ان کی بھی خوشیاں دیکھیں گی۔ ایسے ہی ہماری زندگی گزرتی جا رہی تھی کہ ایک دن پاس کی پڑوسن آنٹی نے ایک رشتہ اماں کو بتایا اور ان سے کہا کہ آپ لڑکی دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم عبداللہ کو دکھا دیں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ لڑکی والوں سے پہلے کہیں کہ وہ مجھے دیکھ لیں، اگر میں پسند ہوا تو پھر آپ جا کے لڑکی پسند کر لینا۔ اماں نے ایسے ہی کیا۔ عافیہ کے گھر والے مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور دیکھتے ہی انہوں نے مجھے پسند کر لیا۔ پھر اماں عافیہ کو دیکھنے گئی۔ اماں بھی شگن کے کچھ پیسے عافیہ کے ہاتھ پر رکھائیں۔ دونوں گھروں کی باہمی رضامندی سے رشتہ طے پا گیا اور میری شادی دھوم دھام سے عافیہ کے ساتھ ہو گئی۔ اماں نے 2 مہینے کے اندر اندر میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 مہینے اتنی جلدی سے گزر گئے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ شادی کے دنوں میں اکثر ایک سنسان سڑک سے گزر کر رات کو دیر سے گھر آتا۔ اس سڑک کے بارے میں محلے والوں نے بہت سی افواہیں پھیلا رکھی تھی۔ یہ اپنے اندر بہت سی کہانیاں سمیٹے ہوئے تھی۔ اماں اکثر مجھے منع کرتی کہ تیری شادی کے دن رکھے ہیں تو تیرا اس طرح باہر آنا جانا اکیلے اور وہ بھی سنسان سڑک سے ٹھیک نہیں ہے۔ برے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، برا وقت کون سا بتا کر آتا ہے۔ تم وقت پر گھر آیا کرو اور سیدھے سیدھے راستے سے آیا کرو، یہ شارٹ کٹ راستہ استعمال کرنا چھوڑ دو۔ میں اماں کو ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ اماں مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کہہ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں اماں کے منع کرنے کے باوجود بھی اس شارٹ کٹ راستے کو استعمال کرنے سے باز نہ آیا۔ میرے مسلسل اس راستے پر آنے جانے کی وجہ سے میری طبیعت خراب رہنی شروع ہو گئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے کندھوں پر ہر وقت بوجھ سا ہوتا ہے اور تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ اکثر میں جب اس راستے سے گزرتا تو مجھے کالے رنگ کے سائے اپنے ارد گرد منڈلاتے نظر آتے۔ اس سنسان سڑک کے آخر میں ایک بہت ہی بڑا اور ویران گھر تھا۔ وہ گھر آسیب زدہ لگتا تھا، کیونکہ دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کافی سالوں سے وہاں کسی کا گزر نہیں ہوا۔ ادھر شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی اور میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ گئے جب عافیہ میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ عافیہ بہت اچھی تھی اور وہ جتنی خوبصورت تھی اس کا اخلاق بھی اتنا ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ عافیہ کے گھر آنے سے رونق آ گئی تھی۔ اماں اب سارا دن عافیہ کے ساتھ باتیں کرتی رہتی اور اپنا اچھا وقت عافیہ کے ساتھ گزار لیتی۔ میری اور عافیہ کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔
ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ میں نے شادی کی پہلی رات ہی عافیہ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ میری ماں کی عزت کرے اور میری ماں کا خیال رکھے۔ میری ماں کا میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ بات میں نے پہلے ہی دن عافیہ کو سمجھا دی تھی، اور عافیہ بھی اس قدر عقل مند عورت نکلی۔ اس نے میری یہ بات اپنے پلے سے باندھ لی اور اماں کو ہر طرح کی سہولت اور ہر طرح سے عزت بخشی۔ اماں عافیہ سے بہت خوش تھیں۔ اب اماں کو صرف ایک ہی خبر کا انتظار تھا، اور وہ خبر یہ تھی کہ عافیہ کب اماں کو آنے والی نسل کی خوشخبری سنائے۔ اماں دن رات عافیہ کے لیے دعائیں کرتی، لیکن اللہ کی طرف سے ہی کچھ دیر تھی۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں اسکول جاتا تو جب گھر واپس آتا تو اماں اور عافیہ اکثر چائے کے ساتھ گپے مار رہی ہوتی۔ یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگتا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ چلو میری ماں کا بھی کوئی ساتھی بن گیا ہے جو میری ماں کا خیال رکھتا ہے اور میری ماں کو وقت دیتا ہے۔ وقت بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ یہ وقت دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بہت اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں جو اپنا قیمتی وقت کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ عافیہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں سے ایک تھی۔ عافیہ نے دن رات اماں کی بہت خدمت کی۔ ایک دن صبح عافیہ اٹھی تو عافیہ کو بے حد چکر آ رہے تھے۔ اماں نے طبیعت کا پوچھا تو عافیہ نے بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ ڈاکٹر کو چیک کروا لاؤ، کہیں بخار زیادہ ہو گیا تو مسئلہ نہ بن جائے۔ میں جیسے ہی ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے عافیہ کو لے کر ہاسپٹل گیا تو ڈاکٹر نے مجھے ایسی خبر سنائی جسے سن کر میرا خود پر قابو نہ رہا۔ مارے خوشی کے میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ عافیہ پیٹ سے ہے۔ میں نے عافیہ کو پیار کرتے ہوئے مبارکباد دی اور عافیہ کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں نے مٹھائی کا ڈبہ لیا اور سیدھا گھر جا پہنچا۔ اماں کو جا کر یہ خوشخبری سنائی۔ اماں کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اماں خوشی کے مارے رونے لگی اور کہنے لگیں بس اس دن کا انتظار ہے جب میں اپنے پوتا یا پوتی اپنی گود میں کھلاؤں۔ ادھر عافیہ ماں بننے والی تھی اور ادھر میری طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی سایہ بن کر میرے ساتھ ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اگر میں بولتا تو مجھے اپنی آواز میں ڈبل آواز محسوس ہوتی۔ اگر میں سوتا تو مجھے اپنے سونے میں احساس ہوتا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی سو رہا ہے۔ چلتا تو مجھے زمین پر اپنے سائے دو نظر آتے۔ میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گیا تھا، لیکن گھر میں خوشی کا ماحول تھا، اس وجہ سے میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ بڑے عرصے کے بعد گھر میں اتنی بڑی خوشی آئی تھی تو میں سب کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ کوئی بھی ایسی بات یا ایسا کام کر کے جسے سب پریشانی میں آ جائیں۔ اس لیے میں نے کسی کے ساتھ بھی اپنے اس مسئلے کا ذکر نہیں کیا۔ اماں نے عافیہ کو سنبھالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اماں نے عافیہ کی بڑی خدمت کی۔ آج میں اسکول میں تھا جب مجھے اماں کا فون آیا اور اماں نے کہا کہ عافیہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، مجھے اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا، تم جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل میں پہنچو۔ میں نے اماں کی بات سنی تو پرنسپل سے چھٹی لے کر جلدی سے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ ابھی میں ہاسپٹل پہنچا بھی نہیں تھا کہ جب مجھے عافیہ کے نمبر سے کال آئی۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھایا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ کسی آدمی نے فون پر مجھے یہ خبر سنائی کہ عافیہ اور اماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس میں اماں کی تو موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اور عافیہ اپنی آخری سانس سے گن رہی تھی۔ میں روتا بلکتا ہوا چیختا چلاتا ہسپتال جا پہنچا۔ سب سے پہلے تو میں نے جا کر اپنی اماں کا چہرہ دیکھا، جو کہ مجھے چھوڑ کر ان خوشیوں کو سمیٹتے سمیٹتے جا چکی تھی۔ اور پھر مجھے ڈاکٹر نے بلایا۔ عافیہ کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ جلدی ان پیپرز پر سائن کر دیں تاکہ ہم عافیہ کا آپریشن کرنے کی تیاری کریں، کیونکہ اگر ہم نے ڈیلیوری نہ کی تو ماں کے ساتھ ساتھ بچہ بھی آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔
क्योंकि आफिया के बचने की तो कोई भी उम्मीद नहीं थी। आफिया की बहुत सारी जिस्म की हड्डियां थीं जो टूटकर चकनाचूर हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह का मौजज़ा था कि बच्चा अभी भी जिंदा और बिल्कुल ठीक था। मैंने पेपर्स पर साइन कर दिए। कुछ ही देर में आफिया को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले गए। आफिया की आंखें बंद थीं जब मैंने आखिरी दफ़ा आफिया का दीदार किया था। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर्स बाहर निकले तो उनके हाथ में एक नन्ही सी परी थी। डॉक्टर ने मुझे मुबारक देते हुए कहा, अल्लाह ने आपको चांद सी रहमत अता की है, लेकिन साथ ही एक अफसोसनाक खबर भी है, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। मैं खामोशी से गोद में अपनी बच्ची को लिए देखता रहा। ना मैं हंस रहा था ना बोल रहा था, बस बच्ची को देखे जा रहा था। वो इतनी मासूम सी और हसरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि मेरी माँ कहाँ है। उसकी नज़रें अपनी माँ को तलाश कर रही थी। मैं बहुत रोता रहा। घंटों उसको गोद में लेकर मैं रोता रहा। मेरे सर पर एक नहीं 2 पहाड़ टूटे थे। एक तो मैंने अपनी माँ को, अपनी जन्नत को खो दिया था। दूसरी तरफ मैंने अपनी मोहब्बत, अपनी शरीके हयात, सारी ज़िंदगी के साथी को भी खो दिया था। सब कुछ खोने के बाद सिर्फ मुझे हासिल हुआ तो वो चांद सा चेहरा जो नन्हा सा मेरी गोद में पेश आए हादसे से बेखबर था। अपनी माँ और आफिया को दफनाने के बाद मैं बिल्कुल पागल हो चुका था। दीवानों की तरह घंटों दहलीज पर बैठा रहता। मोहल्ले के लोग भी मुझे हौसला देते, तसल्लियाँ देते, लेकिन मुझे किसी की बात भी समझ नहीं आती थी। पल भर में मेरा हंसता बसता घर लुट गया था। ऐसे वीरानी फैल गई पूरे घर में, ऐसा लगता था कि जैसे सदियों से इस घर में कोई नहीं बसा। वक्त के साथ साथ मेरा ये जख्म भी भरने लगा, क्योंकि इरम अपनी मासूम रोने से और अपने कहकहों से इस घर को दोबारा से आबाद करने लगी। अब मैंने अपने दिल में ये सोच लिया कि मेरा इरम के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं, और इरम का भी मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को ज़िंदगी की तरफ ले आएं। मैंने इरम के लिए दोबारा से जीना शुरू कर दिया। इतने बड़े हादसे की वजह से मुझे स्कूल से बहुत ज़्यादा सहूलतें दस्तयाब हुईं, जिनमें मैं इरम को स्कूल भी लेकर जा सकता था। सारा दिन वहाँ आया इरम को संभालती और शाम में मैं अपने साथ घर ले आता और फिर रात तक इरम को मैं संभालता। देखते ही देखते इरम बड़ी होने लगी। इरम मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी बेलौस मोहब्बत ने मुझे जीना सिखा दिया था। इरम अक्सर मुझसे कहती कि अब्बा, अम्मा के जाने के बाद आपने शादी क्यों नहीं की? तो मैं इरम को हमेशा ये जवाब देता कि तुम्हारी अम्मा जैसा कोई मिला ही नहीं, और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए दूसरी शादी नहीं की थी कि कोई दूसरी माँ आ जाती तो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ना करती। मैं सबको खो चुका था, मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहता था। मेरी ये बातें सुनकर अक्सर इरम उदास हो जाती और आंखों में आंसू भर लाती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मोहल्ले में इरम की 1-2 सहेलियां बन गई थी, जहां इरम दिन के वक्त अगर मैं ना होता तो अपना वक्त गुजार लेती, और जब मैं घर आता तो वापस घर आ जाती। आफिया के मरने के बाद मैं अकेला ही था जो कि इरम को पाल रहा था। मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पहले रखता और अपनी हर बात को बाद में। मेरे लिए इरम के मुंह से निकला गया कोई भी हर्फ आखिर होता। वो भी मेरी हर बात का पास रखती थी और मेरे साथ बहुत इज्जत से पेश आती थी। मेरे साथ जो पहले मामलात थे, काले सायों का नजर आना, कंधों का वज़नी हो जाना और दिल का बहुत ज़्यादा बोझ महसूस करना, वो सब मामलात साथ साथ चल रहे थे। लेकिन कुछ अरसा हो गया था कि ये मामलात कंट्रोल में थे। एक दिन इरम अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए बाहर गई। काफ़ी देर बाद जब मैं घर लौटा तो इरम घर नहीं थी। सहेलियों से मालूम करने पर जब मैं मोहल्ले में इरम की सहेलियों के घर गया तो पता चला कि इरम तो शाम से घर जा चुकी है। मैं बहुत परेशान हो गया। घर में देखा तो इरम घर पर भी मौजूद नहीं थी। मेरे हाथ पांव फूलने लगे। परेशानी के आलम में मुझे कोई बात नहीं सूझ रही थी कि मैं क्या करूं।
मैंने इधर उधर इरम को ढूंढना शुरू किया। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अब किसी और रिश्ते को खोने की मैं हिम्मत नहीं रखता। खुदारा मेरी बेटी जहाँ भी हो उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझे मेरी बेटी लौटा दे। मेरे दिल में यही दुआएं थीं कि अचानक से मेरे कानों में किसी ने सरगोशी की कि इरम सुनसान सड़क पर है। मुझे यह सरगोशी सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। मैंने इस बात पर गौर ना करते हुए जल्दी से सुनसान सड़क पर दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं सुनसान सड़क पर पहुंचा, मैंने इरम को फुटपाथ पर बैठे देखा। इरम किसी के साथ बातें कर रही थी, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। मैंने इरम को आवाज़ दी। मेरे कंधे फिर से वज़नी होना शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कोई आ खड़ा हो गया है। फिर इरम ने मेरी आवाज़ सुनी और दौड़ते हुए मेरे पास आई। इरम मुझसे कहने लगी, अब्बा आप यहाँ कैसे आए? मैंने इरम की कोई बात ना सुनी और उसका बाजू पकड़ के उसको घर ले गया। घर जाते ही मैंने इरम से एक ही सवाल किया कि तुम सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी और किसके साथ बातें कर रही थी? तुम्हें इजाज़त दी गई है सिर्फ तुम्हारी चंद सहेलियों के साथ खेलने की। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तुम मुंह उठाकर किसी भी जगह जा सकती हो। तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं एक ही सांस में इरम को डांटे जा रहा था। इरम रोने लगी और नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर गुस्सा ठंडा होने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही इरम को डांट दिया है। मैं कमरे में गया। इरम बेड पर लेटी रो रही थी। मैंने इरम को जाकर प्यार किया और उसको प्यार से अपने साथ लगाकर समझाने लगा। मैंने उसको इस बात का एहसास दिलाया कि उसके बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं। अगर खुदा न ख्वास्ता उसे कुछ हो जाता तो मैं ख़ुद को भी ख़त्म कर लेता, क्योंकि अब मज़ीद हिम्मत नहीं है मेरे अंदर किसी अपने को खोने की। साथ ही में मैं रोने लगा। इरम मेरी ये बात समझ चुकी थी। फिर इरम ने मेरे साथ लगकर मुझसे माफ़ी मांगी और मुझसे वादा किया कि दोबारा कभी ऐसे नहीं जाएगी। आज सुबह जब मैं उठा तो इरम बहुत खुश थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उठकर नाश्ता तैयार किया। हम दोनों ने नाश्ता इकट्ठे ही किया। मैंने इरम से कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो फिर तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूँगा। कुछ कपड़े ख़रीद लाओ, तुम्हारे कपड़े सभी ख़त्म हो गए हैं। इरम खुश हो गई। खुशी खुशी अलविदा किया। रात को जब मैं स्कूल से वापस आया तो इरम के साथ एक बहुत ही खूबसूरत हसीन लड़की भी थी। मेरे पूछने पर कि ये कौन है, इरम ने मुझे बताया मेरी सहेली बन गई है और आज के बाद ये यहीं रहेगी, क्योंकि इसकी सौतेली माँ ने इसे घर से निकाल दिया था। फिर इरम कहने लगी, ये बेआसरा है, इसे अपने घर में पनाह दे दें। मैंने इरम की बात सुनते हुए इरम की खुशी के लिए उस लड़की को अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। अब हम उस घर में फिर से 3 लोग रहने लगे थे। अब जो मेरे साथ मामलात होते थे वो बहुत ज़्यादा होने लगे थे। मेरे कंधे अब हर वक्त वज़नी रहते। कमरे में भी अजीब व गरीब सी मशकूक हरकतें होती रहती और मैं सब कुछ इग्नोर कर रहा था, क्योंकि अगर मैं किसी से जिक्र करता तो वो लड़की और इरम दोनों ही डर जाती। एक दिन इरम अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए गई थी। अब मैं कमरे में सोया हुआ था कि वो लड़की जिसका नाम फौजिया था, फौजिया अचानक मेरे कमरे में आई और मेरे पाँव पकड़कर रो रो कर कहने लगी कि आप मुझसे शादी कर लें। फौजिया की खूबसूरती देखते हुए मैंने भी फ़ौरन से हाँ कर दी। इरम को भी इस शादी से कोई एतराज़ नहीं था। अब मुझे इरम की फ़िक्र कम हो गई थी। फौजिया इरम से बहुत प्यार करती थी, तो मेरे दिल में यही बात घर कर गई थी कि फौजिया मेरे बाद इरम का अच्छे से ख्याल रखती होगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मैं थका हारा स्कूल से आता, कुछ देर आराम करता और फौजिया से बातें करता और फिर जाकर सो जाता। फिर सुबह स्कूल के वक्त ही आंख खुलती। मैं फौजिया को बहुत कम वक्त दे पा रहा था। एक रात 12 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर फौजिया को ना पाकर हैरान हो गया। पहले मेरे दिल में आया कि हो सकता है फौजिया इरम के पास चली गई हो,
नींद का गलबा इस तरह का था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं बाहर जाकर चेक ही कर सकूं कि फौजिया कहाँ गई है। नींद का गलबा इस कदर था कि मैं दोबारा सो गया। अब ये रोज़ का मामूल बन चुका था। मेरी रोज़ 12 बजे के करीब आंख खुलती और मैं फौजिया को बिस्तर पर ना देखते हुए परेशान हो जाता। और सुबह जब मैं फौजिया से पूछता कि रात को तुम कहाँ गई थी, तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना लगा देती। एक रात मैंने दिल में सोचा कि आज मैं 12 बजे के करीब सोने का नाटक करूँगा और फिर मैं देखूँगा कि सुबह सुबह मेरी बीवी कहाँ से घर वापस आती है। मैं देखना चाहता था कि आखिर फौजिया रात के उस पहर में कहाँ जाती है। एक रात मैंने सोने का नाटक किया। फौजिया मेरे साथ आकर लेट गई। जैसे ही रात के 12 बजे उठी, नहाई, कपड़े पहनकर बाल खुले छोड़े और मेकअप करके बाहर निकल गई। मैं भी दबे पांव उसका पीछा करता हुआ बाहर निकल गया। फौजिया उस सुनसान सड़क पर चलती जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा कि तेज आंधी ने मुझे आन घेरा। आंधी से उड़ती हुई धूल और मिट्टी मेरी आंखों में पड़ने लगी। मैं अपनी आंखें बार बार मलता जा रहा था, लेकिन ये मिट्टी मुसलसल मेरी आंखों में पड़ती जा रही थी और अब चुभने लगी थी। मैं कुछ देर के लिए रुक गया और देखते ही देखते फौजिया पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। मैं मायूस होकर घर वापस लौट आया और फौजिया के आने का इंतज़ार करने लगा। सारी रात गुजर गई थी। फौजिया अभी तक वापस नहीं आई थी। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, मैंने फ़ौरन से पहले आंखें बंद कर ली ताकि फौजिया को शक ना हो कि मैं जाग रहा हूँ। फौजिया आई, फिर से नहाई और कपड़े तब्दील करते हुए, बाल बांधते हुए मेरे साथ आकर लेट गई। मैंने एक बात नोट की थी कि जब से हमारी शादी हुई थी, फौजिया मेरे साथ खुश नहीं थी, लेकिन ये रिश्ता भी फौजिया की ज़िद पर ही बना था। फौजिया की पुरस्रार हरकतें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कुछ न कुछ गलत ज़रूर हो रहा है। मुझे तो इरम की फ़िक्र खाए जाने लगी कि मेरी मासूम सी बेटी किसी ऐसे ही पुरस्रार हादसे का शिकार ना हो जाए। आज फिर जब फौजिया नहाकर 12 बजे के करीब बाहर जाने लगी तो मैंने उसका पीछा किया। कल की तरह आज भी जैसे ही फौजिया सुनसान सड़क पर कदम रखा तो चारों तरफ कोहरा छा गया। तेज़ तूफान और आंधी शुरू हो गई। मिट्टी सीधी उड़ती हुई मेरी आंखों में जाने लगी। मैं अपनी आंखें मलता रहा क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर तक तो मुझे फौजिया नज़र आती रही, लेकिन उसके बाद वो नज़रों से ओझल हो गई। मैं इधर उधर फौजिया को ढूंढता रहा। मुझे नहीं मालूम था कि वो किधर चली गई। मैं अभी यही सोच रहा था कि अचानक से आंधी और तूफान थम गया। अब मैं उसी सुनसान सड़क पर चलता हुआ आगे बढ़ता गया। इस सुनसान सड़क के आखिर में वही वीरान और खंडर घर था। मुझे फौजिया उस घर के अंदर जाती हुई दिखाई दी। जैसे ही फौजिया ने उस घर के अंदर कदम रखा तो मैं भी उसके पीछे जाने लगा। ये घर काफ़ी पुराना था और वीरान भी। इतने बड़े बड़े जाले उस घर को और खौफनाक बना रहे थे। चारों तरफ घुप अंधेरा था। मैं भी फौजिया के पीछे जाने लगा और जैसे ही मैंने अंदर झांका तो जान निकल गई, क्योंकि वो ज़मीन पर पड़े एक आदमी के पास खड़ी थी। देखते ही देखते फौजिया ने अपने बड़े बड़े नोकीले नाखूनों से उसका पेट चीर डाला। फौजिया उस आदमी के ऊपर टांगे फैलाए बैठी हुई थी और देखते ही देखते पूरा आदमी हड़प कर गई। मैंने ये सीन देखा तो मेरे तो पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। ना मुझसे भागा जा रहा था और ना ही मुझसे बोला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जान हलक में अटक गई हो और मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। मेरे इर्द गिर्द फौजिया और इरम दोनों ही परेशान हाल खड़ी थी। मैं फौजिया को देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो रहा था और इरम को अपने साथ लगाकर रोने लगा। फौजिया अपने चेहरे पर मासूमियत का लिबास पहने, आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मैं रात वाले वाक़ये को भूला नहीं था। मेरी तो रूह अभी भी कांप उठी थी फौजिया को अपने पास देखकर।
जैसे ही फौजिया मेरे पास आने लगी तो मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। मैं चीखने लगा और फौजिया से कहने लगा, चली जाओ यहाँ से, तुम इंसानों के बीच रहने वाली मखलूक नहीं हो। इरम हैरान होकर मेरा मुंह देखने लगी। फौजिया मासूम चेहरा लेकर पीछे हट खड़ी हो गई। मैंने इरम को रोते हुए बताया कि रात को मैंने वो देखा जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी जिंदगी की गलती कर ली फौजिया से शादी करके। फौजिया सब सुन रही थी और सब तमाशा भी देख रही थी। इरम हैरानी से मुझसे पूछने लगी, आखिर माजरा क्या है, मुझे भी कोई बताएगा? मैंने इरम से कहा कि तुम्हारी माँ फौजिया रोज़ रात को 12 बजे घर से चली जाती थी। मुझे इस पर शक हुआ। मैंने इसका पीछा किया, जिससे मुझे मालूम हुआ कि ये किसी इंसान को कच्चा खा रही थी। मेरे मुंह से ये बात निकली तो इरम के रोंगटे खड़े हो गए। इरम रोने लगी और मेरे साथ लग गई। मेरे पूछने पर फौजिया ने बताया कि मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझे जवानी कायम रखने के लिए एक नौजवान आदमी की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मैं कब्रिस्तान से लाशें निकालती हूँ और उनके आज़ा खाती हूँ, तभी मेरी ताकत और बढ़ती है, और अब मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। उसका इतना कहना था कि इरम ने ऊंची आवाज़ में सूरह बकरा की तिलावत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते फौजिया तड़पती हुई धुआं बनकर हमारे घर से निकल गई। मैंने और इरम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस बला से जान छूटी। आज भी जब मैं फौजिया के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी सांस रुकने लगती है। मैं दुआ करता हूँ कि दोबारा वो हमारी ज़िंदगी में कभी ना आए।